आज बीपीएससी द्वारा एकीकृत 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है बीपीएससी द्वारा। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको जानना ही चाहिए फार्म भरने से पहले, तो हम लोग देखते हैं इसमें जो आवश्यक चीज़ है। ये जो है इसमें दो तरह के सारणी दिया गया है। 69 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एक सारणी है और सारणी यहाँ दो है अन के लिए। यानी कि वन में जो है आपको ये सब पोस्ट है जिला समादेष्टा, राज्य कर आयुक्त, इस तरह के हैं। और दूसरा में जो है स्पेशलाइजेशन जैसा है, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जो तकनीकी के अंतर्गत है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिफरेंट है और एग्ज़ाम का स्तर भी अलग अलग है। तो हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा से ये जो निकाली गई है पूर्व याचिका जो है विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है, इसमें पदों की संख्या घट बढ़ सकती है और आवेदन जो है अगर ज़्यादा जाता है तो उसमें एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं? तो सभी भारतीय नागरिक यानी अदर स्टेट और बिहार सभी निवासी शामिल हैं इसमें, यानी भारत के सभी लोग। अब शैक्षणिक योग्यता यहाँ में कौन लोग भर सकते हैं, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो 69 संयुक्त प्रारंभिक जो परीक्षा है इसके लिए स्नातक होना चाहिए या समतुल्य होना चाहिए, यानी कि यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट जिसको ग्रेजुएशन कहा जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट आर्ट में हो सकता है, कॉमर्स में हो सकता है या साइंस में हो सकता है। यहाँ सीडीपीओ के देखें तो सीडीपीओ में है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक हों, लेकिन जब ये फार्म भरिएगा तो उसमें वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, आपको सब्जेक्ट इसमें चुनना पड़ेगा 1 2 3 4, इसी में से कोई एक विषय को आपको ऑप्शनल के रूप में चूज करना है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर से किया हुआ है बीए, अगर वो सीडीपीओ के भरना चाहता है तो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें है कि उसको ऑप्शनल में जब फॉर्म भरेगा तो उसमें होम साइंस या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या एलएसडब्ल्यू लेना पड़ेगा, ये चीज़ है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के लिए है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संबद्ध से कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या गणित में या स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी इसके लिए आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो कॉमर्स से हो या इकोनॉमिक्स से हो या गणित से हो या सांख्यिकी से हो। अब कोई मान लीजिए कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी का है तो ये फार्म को नहीं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन सीडीपीओ के लिए है। बस उसका है कि ये फार्म में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। अगला हम लोग देखते हैं पुलिस उपाधीक्षक, जो तकनीकी का है, टेक्निकल के। इसमें है कि टेक्निकल है तो टेक्निकल लोग आएगा। यहाँ बताया गया है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विषय में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और वो भी 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। और एससी एसटी अगर हैं तो उसके लिए आपको 45% होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, ये जानना चाहिए फार्म भरने से पहले। ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक और समतुल्य उत्तीर्णता संबंधित पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। आपको वहाँ फिलअप करना है, सभी चीज़ जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है भर दीजिए। दूसरा है कि विशेष शैक्षणिक योग्यता, स्पेशल जो वाला सब्जेक्ट है, ये तीनों पोस्ट देखे। वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा और उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी नहीं तो मान नहीं होगी। अगर नहीं करते हैं तो आप उस पद के लिए माना जाएगा कि आप दावेदारी नहीं किए तो नहीं योग्य है। आरक्षण के लिए जो बिहार के लोग निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा।
महिला यहाँ खास कर दिया है कि महिला एवं दिव्यांग संबंधित आरक्षण का लाभ समान कोटि के अंतर्गत ही दे है, अतः उन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ नहीं होगा। अब इसमें आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहिए कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान है। मान लीजिए कोई आदमी बिहार का है और वो अपना परमानेंट एड्रेस झारखंड या उत्तर प्रदेश भर देता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर बिहार गए तो बिहार का परमानेंट एड्रेस टेम्प्रोरी कहीं का हो सकता है। और अस्थाई इसमें आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा उक्त आरक्षण के लिए जब मांगा जाएगा। फिर यहाँ बताया गया कैटेगरी के अनुसार इसमें जो महत्वपूर्ण है वो अलग हम लोग देखते हैं। इसको एडवर्टाइजमेंट में आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया है उम्र संबंधित बात के बारे में। उम्र सीमा जो है ये गणना जो किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से। न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, एससी और एसटी के लिए मेल फीमेल दोनों 42 वर्ष है। अब इसमें सारणी के अनुसार बताया गया है कि कितनी होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन और संतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि ही मान होगा। आप जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट या जो भी रहता है उस पर जो डेट अंकित रहता है वही मान होगा। आगे हम लोग जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि शारीरिक दक्षता किन के लिए चाहिए, तो इसमें उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो और उसके ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिनका कर्तव्य की भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सीय बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इस परीक्षा में पूर्ति नहीं कर पाता है तो नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ जो डीएसपी वगैरह के पोस्ट के लिए है तो इसमें बताया गया है कि पुरुष की जो ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। न्यूनतम जो छाती रहता है उसको 32 इंच होनी चाहिए और फुलाने के बाद यहाँ बिना फुलाए 32 इंच और मिनिमम तो फुलाना 5 सेंटीमीटर रहता है। और फिर एससी एसटी के लिए यहाँ बताया गया है। आगे जो देखते हैं कि शुल्क के रूप में तो अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा यानी कि 69 सीसीई और सीडीपीओ एफएओ और डीवाईएसपी टेक्निकल के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये और अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए जिसे 69 हो गया सीडीपीओ एफएओ डीएसपी के लिए कोटिवार निम्न शुल्क अदा करना होगा। समान अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपया देना है और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो 150 रुपया देना है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी आरक्षित या अनारक्षित महिला के लिए 150 रुपया देना है और दिव्यांग हैं 40% उससे अधिक तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया होगा। यानी कि जो बीसी और ईबीसी के लोग रहते हैं उनको 600 रुपया देना होगा, यानी जनरल इतना देना है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था इन्फॉर्मेशन। आगे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ बैंक चार्ज भी अगर ले रहा है तो बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा, उसी में इंक्लूड रहता है। अब आगे ये जो है एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए संरचना कैसी होगी परीक्षा, इसके बारे में बताया गया। प्रारंभिक परीक्षा होगी पीटी, पहले ये समझिए प्रीलिम्स। पीटी होगी एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। यानी पीटी होगा एक पेपर का होगा, एमसीक्यू आधारित होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्न 1.5 घंटे का होगा। यानी जो पहले होता था वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है वो देखते हैं। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो पिछला बार नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया था, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर आपको मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जो कट ऑफ होगा उसको पार करते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल जो सूची होगी, जितनी पोस्ट है वैकेंसी, उसके 10 गुना आपको मेंस में बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि पोस्ट है 10 है तो
तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 100 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इस आधार पे ये बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें सिलेबस है कि जनरल साइंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना होगी, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इससे बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न होगा। यानी पीटी के जो पहले का सिलेबस है वही है, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहता है, जो रीजनिंग और मैथ वाला वो भी रहेगा। अब इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो न्यूनतम है उसमें बताया गया है कि समान अध्ययन के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एसी एसटी और महिला निःशक्तों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो बाहर माना जाएगा। अब यहाँ जो है मुख्य परीक्षा मेंस के बारे में बताया गया है सिलेबस। तो 69 का जो सिलेबस है, अनिवार्य विषय आपको होगा समान हिंदी, जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें समान हिंदी में से 100 में से आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो आपको आगे कॉपी नहीं जांच होगा। यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मेरिट लिस्ट में इसकी गणना नहीं किया जाएगा। दूसरा पेपर हो जाएगा, ये पहला पेपर हिंदी हो गया, दूसरा पेपर जीएस पेपर 1 के नाम से रहेगा, ये 300 अंक का होगा। मेंस इसको रिटन में डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, ये सभी डिस्क्रिप्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव इसमें बताया जाएगा आगे। दूसरा जो है जीएस, ये 300 अंक, और तीसरा है जीएस, इसमें भी 300 अंक का होगा। और चौथा जो पेपर होगा वो निबंध का होगा, ये भी 300 अंक का होगा। अब इसमें ऑप्शनल क्या है, तो ये ऑप्शनल के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू आधारित होगा। आपको यहाँ बताया गया सब्जेक्ट, उसमें से ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, कोई भी विषय। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से, आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे हम दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट है, ये आपको 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी एमसीक्यू होगा पीटी जैसा, लेकिन उसी सब्जेक्ट से संबंधित होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के लिए प्रयोजनत इसकी गणना नहीं की जाएगी। ये जो है मेरिट लिस्ट के लिए नहीं, मेरिट लिस्ट का खेला सब इसी पे है, ये जो 3 पेपर है इसी पे है। अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एमसीक्यू आधारित होगी, ये देख लीजिए। अब इसमें से कोई आपको एक चूज करना है। इतना सब्जेक्ट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप सीडीपीओ के लिए भरते हैं तो इसका जो अनिवार्य पेपर होगा वो हिंदी होगा, हिंदी 100 नंबर का होगा, 30 नंबर क्वालिफाइड करना है केवल, ये हो गया। 2 पेपर और होगा, GS1 और GS2, ये जो होगा 300 अंक का होगा आपको। इसमें आप निबंध नहीं है, और निबंध इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप 69 में है कि आपको एमसीक्यू आधारित है, इसमें नहीं है। इसमें आपको ऑप्शनल एक रखना है, पेपर ऑप्शनल। ये जो ऑप्शनल है 300 अंक का होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखना है। इसको जो है मेधा निर्धारण में इसको काउंट किया जाएगा। अब कौन कौन आप सीडीपीओ में सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो यहाँ 4 सब्जेक्ट है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और LSW। ये पेपर को आप चूज करना है, यानी इसमें 4 पेपर हुआ। सीडीपीओ के लिए, सीडीपीओ का मेंस के लिए आपको 4 पेपर देना होगा। पहला हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का, दूसरा जीएस, तीसरा जीएस 300 अंक का, और चौथा जो होगा वो होगा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि 4 यहाँ बताया गया है, इसमें से एक चूज करना है। आगे हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में, इसमें भी 4 पेपर आपको होगा। एक पेपर हिंदी हो गया जो कि क्वालिफाइंग नेचर का 100 नंबर का है, 30 नंबर लाना है। 2 और 3 जो है GS1 और GS2 के नाम से 300 और 300 का। और एक और सब्जेक्ट है जो कि आपको चूज करना है,
ऑप्शनल के रूप में ये डिस्क्रिप्टिव होगा, 300 अंक का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और मेरिट में ये काउंट किया जाएगा। इसमें जो ऑप्शनल है वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है और सांख्यिकी है, इसमें से कोई एक चूज करना है। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब जानना ही चाहिए हर हाल में, ये नहीं जानिएगा तो आप तो सिलेक्शन का मेन ये स्तंभ है, पिलर है, ये तो जानना ही चाहिए हर हाल में। पुलिस उपाधीक्षक जो टेक्निकल वाला है, तकनीकी वाला, इसका जो होगा, इसमें एक हिंदी पेपर हो गया जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मैदान में मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है, केवल 30 नंबर 100 में ला दीजिए, काम हो गया। दूसरा पेपर होगा आपका GS1 के नाम से और तीसरा होगा GS2 के नाम से, ये 300 अंक का होगा। चौथा जो पेपर होगा ये निबंध होगा, यानी इसे होगा, ये 300 अंक का होगा। और फिर इसमें भी ऑप्शनल है, यानी कि अगर DYSP बनना चाहते हैं टेक्निकल का तो इसमें 5 पेपर देना पड़ेगा। अब ऑप्शनल के देखते हैं, ऑप्शनल में है कि ऐच्छिक विषय में एक विषय, यहाँ विषय बताया गया है, इसमें से कोई एक विषय चूज करना है या 300 अंक का होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि केवल आप 69 अगर BPSC का बात करें तो उसमें है कि ऑप्शनल MCQ है और सभी में जो ऑप्शनल है वो आपको डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ टिप्पणी में बताया गया कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन करना पड़ेगा। वो तो पहले से भी निर्धारित है कि PT क्वालिफाइड किए तो मेंस के लिए फार्म भरा जाएगा, उसमें शुल्क देना पड़ता है। और एकीकृत जो मुख्य परीक्षा होगी सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 69 के लिए अनिवार्य होंगे। अब यहाँ जो आवश्यक चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। आगे है भाग 3 में कि इंटरव्यू से संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण भाग 3 का स्टेप है। जो मुख्य परीक्षा में लोग सफल होंगे उनको 120 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो क्वालिफाइड मेंस होंगे। यानी PT क्वालिफाइड किए तो मेंस में बैठे, मेंस क्वालिफाइड करेंगे तो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित आवेदकों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा से सूची से बाहर हो जाएंगे मेरिट से। हम लोग इंटरव्यू से संबंधित पूरी प्रोसेस BPSC के अंतर्गत और उसकी डेफ जो रहता है प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करेंगे जल्द ही। तब तक अभी हम लोग देखते हैं ये 69 के एडवर्टाइजमेंट में। अब यहाँ से बताया गया है ये सब, तो इंटरव्यू जब देंगे तो आपको 16 रुपया का चार्ज देना पड़ता है मेडिकल के लिए। मेडिकल में जब जाइएगा इंटरव्यू देने के बाद वहीं पे मेडिकल होता है, उसी BPSC के ऑफिस में ही होता है, तो 16 रुपया के चार्ज कटता है। ये बहुत पहले से चल रहा है, इसका आगे हम लोग देखते हैं मेधा सूची। तो 69 में बताया गया कि 69 संयुक्त मुख्य परीक्षा 900 अंकों की होगी, साक्षात्कार 120 होगा। टोटल हो गया आपको 10-20 यानी 1020 अंकों का आधार पर मेधा यानी मेरिट तैयार होगा। और आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। CDPO के लिए यहाँ बताया गया जो हम लोग पहले सिलेबस में देखें, सब वही बात है। टोटल जोड़िएगा तो 1020 अंक हो जाएगा CDPO में भी। DYSP में अगर जोड़िएगा टोटल अंक तो ये 1320 हो जाएगा, क्योंकि इसमें निबंध आ जा रहा है। इसमें जो 69 में है तो 69 में MCQ वाला हट गया है या निबंध वाला जुड़ गया है, ये अंतर है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं कि अंतिम मेधा सूची में समान अंक अगर प्राप्त करने की स्थिति में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है, उसी आधार पर यहाँ ही तो मेरिट अंदर में आयोग करता है, अपना मेरिट तैयार करने के बताया है कि विधि हम से करते हैं। और इसमें बताया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और फिर आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो है तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि होगा प्रारंभ होगा 15/7/2023 से। 15 जुलाई 2023 से फार्म भरा जाएगा और अंतिम जो फार्म का डेट है 5/8/2023, 5 अगस्त 2023 है। ये बात है, इसको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत फार्म भर देना है।
और फार्म अगर भर देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आयोग को नहीं भेजना है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आयोग को नहीं, पहले भेजना पड़ता था लेकिन अब नहीं भेज रहा है इसको, तो ये चीज़ है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि ये फार्म जो भर लेते हैं पीडीएफ में आएगा, तो पीडीएफ अपलोड करके अपने मेल और जीरोक्स करके रख लेना चाहिए। कभी भी जब आवश्यकता पड़ता है तो मांगा जाता है, तो इसलिए 2 कॉपी 3 कॉपी अपने पास ज़रूर रख लीजिए। और भी निर्देश यहाँ पे आपको बताया गया पेमेंट के बारे में, तो पेमेंट हम लोग देख लिए अलग अलग के लिए। और फिर डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे बीपीएससी के साइट पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ से अपना, इसमें है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको शुरू से अंत तक रखना है। और इसी पे फार्म भरिएगा, जब फार्म भरिएगा तो आपको यूजर आईडी या पासवर्ड रखना है। ये तो याद माने लिख लेना चाहिए कहीं, ऐसे आप फिर अगर गुम हो जाता है तो फिर वहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जनरेट कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए कि आपके पास ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिल रहा है उसको रख लेना चाहिए। इसे मेल पे भी आपको भेज दिया जाता है बीपीएससी द्वारा। फिर इसमें है जो जानना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन से डैश जो फार्म भर लेते हैं तो डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, वो तो पहले हम लोग देख लिए हैं। और इसमें जो भी फार्म आप भर रहे हैं तो उससे संबंधित जितनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वही मानोगे जिसका उल्लेख आप अपने मूल आवेदन में किया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि फार्म भर दिया उसके बाद इशू डेट उसमें देखा जाता है, तो फार्म की लास्ट डेट से इशू डेट के अंदर में रहना चाहिए। तो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं निकाले हैं तो उसको पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फार्म भरिएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें वेबसाइट पर अपना सिलेबस है, सिलेबस आप हम लोग देख लिए हैं, लेकिन विस्तृत जो सिलेबस है जिससे किसी सब्जेक्ट का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, जो भी LSW हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, तो उस सभी का आप वेबसाइट पर आप सिलेबस कॉलम में जाइएगा तो वहाँ आपको मिलेगा। ये सब रहा। और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर बीपीएससी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना है बस। आपको सभी सूचनाएं मिलते रहेगा, कोई भी नोटिस, रिजल्ट, इन्फॉर्मेशन किसी भी स्तर का होगा आपको मिलेगा। क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है उसका भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो आप कई तरह के क्वेश्चन आंसर और आप क्वेश्चन पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।